नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो उससे पहले भारत लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने भारत को जमकर लूटा, जिसके कारण भारत में आर्थिक विकास की गति धीमा हो गई। इस चैप्टर में हम भारत में अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ इसी को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अर्थव्यवस्था होता क्या है। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कि कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार इत्यादि। तो देखो यार, यहाँ पर एक शब्द है आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया होता क्या है? तो वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अगर तुम इसे आसान भाषा में समझना चाहो तो वो सभी काम जो हम पैसे कमाने के लिए करते हैं उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। अब देखो यार, कुछ अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था का परिभाषा अलग अलग तरीकों से दिया है। जैसे कि आर्थर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। और ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अब देखो यार, जो भारत की अर्थव्यवस्था संरचना है उसको 3 भागों में बांटा गया है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो इसे हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्राथमिक क्षेत्र को। तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है और इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना, ये सारे व्यवसाय आते हैं। अगर तुम इसे आसान भाषा में समझो तो खेती करके, मछली पालन करके, पशुपालन करके, जंगलों से लकड़ियां इत्यादि को बेचकर इन सब से पैसा कमाना ही प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। तो अब हम समझते हैं द्वितीयक क्षेत्र को। तो द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत उद्योग, निर्माण और गैस एवं बिजली का काम होता है। अगर इसे आसान भाषा में समझा जाए तो उद्योग का मतलब है कि किसी भी चीज़ की फैक्ट्री लगाना, चाहे वह गांव लेवल पर हो, जिला लेवल पर हो, देश लेवल पर हो या विदेश लेवल पर हो। और निर्माण का मतलब है कि सड़क निर्माण, पुल निर्माण, मंदिर निर्माण इत्यादि। और गैस एवं बिजली का उत्पादन करना, ये सब द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। तो अब हम समझते हैं तृतीयक क्षेत्र को। तो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार, हॉस्पिटल, स्कूल, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील इत्यादि आते हैं। तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों के कामों को सहायता प्रदान करती है, इसीलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अब हम इन तीनों क्षेत्रों के योगदान को एक तालिका के द्वारा समझ लेते हैं। आज़ादी से पहले 1901 ईस्वी में क्या योगदान था, आज़ादी के बाद 1947 ईस्वी में क्या योगदान था और 2007 ईस्वी में क्या योगदान था। तो जो प्राथमिक क्षेत्र है इसका योगदान 1901 ईस्वी में 63.6% था और 1947 ईस्वी में 58.7% था, जबकि ये 2007 ईस्वी में बहुत ज़्यादा घटकर 22.0% हो गया। तो देखो यार, तुम इस आंकड़े से भी पता लगा सकते हो कि हमारे देश में खेती पहले के मुकाबले बहुत ही कम हो रही है, जिसके कारण खाने पीने की चीज़ें महंगी होती जा रही है। और जो द्वितीयक क्षेत्र है इसका योगदान 1901 ईस्वी में 12.7% था और 1947 ईस्वी में 14.3% था, लेकिन ये संख्या बढ़कर 2007 ईस्वी तक 22.0% हो गया। तो देखो यार, तुम इससे समझ सकते हो कि हमारे देश में पहले के मुकाबले गैस, बिजली, उद्योग ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे सुधार आ रहा है। और जो तृतीयक क्षेत्र है इसका योगदान 1901 ईस्वी में 23.7% था और 1947 ईस्वी में 27.0% था, लेकिन ये संख्या बढ़कर 2007 ईस्वी तक 56.0% हो गया। तो देखो यार, तुम इससे समझ सकते हो कि हमारे देश में पहले के मुकाबले बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वकील इत्यादि बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये आंकड़े ये दर्शा रहे हैं कि भारत धीरे धीरे विकास करके एक समृद्धि और शक्तिशाली देश बनने की ओर बढ़ रहा है। हो सकता है आने वाले समय में भारत एक बार फिर से सोने की चिड़िया बन जाए। तो देखो यार, ये तो थी भारत की अर्थव्यवस्था, लेकिन पूरे विश्व भर में भी अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अब हम तीनों को एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। तो वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगर तुम इसे आसान भाषा में समझना चाहो तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होगा। और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देशों में पाया जाता है। तो अब हम समझते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था को। तो वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश के सरकार के पास होता है उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं।
अगर तुम इसे आसान भाषा में समझो तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर सरकार का अधिकार होता है और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है वो चीन, क्यूबा इत्यादि देशों में पाया जाता है। तो अब हम समझते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था को। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। इसमें उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व सरकार एवं निजी व्यक्तियों के पास होता है और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अगर तुम इसे आसान भाषा में समझो तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर अधिकार सरकार का भी होता है और निजी व्यक्तियों का भी होता है। जैसे कि भारत में हॉस्पिटल सरकारी भी है और प्राइवेट भी है। तो देखो यार, ये तो थी दुनिया की अर्थव्यवस्था के प्रकार, लेकिन जो अर्थव्यवस्था है क्या उसका विकास कुछ दिनों या कुछ सालों में हुआ होगा? तो इसका जवाब है नहीं। जो अर्थव्यवस्था का विकास है उसका भी अपना एक इतिहास है और जो भारत की अर्थव्यवस्था का विकास है वो कई सालों में हुआ है और अभी भी भारत को पूरी तरह से विकास करने के लिए कई साल लग सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो यार, मान लो भारत को एक रॉकेट चाहिए, दिवाली वाला नहीं, अंतरिक्ष में जाने वाला रॉकेट। तो क्या मोदी जी एक दिन में वो रॉकेट कहीं से ले आएंगे? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि रॉकेट को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। भैया एक तरीका है रॉकेट जल्दी लाने का, अगर मोदी जी के पास जादू कहीं से आ जाए तो। कौन सी जादू की बात कर रहा है तू? ऋतिक रोशन वाला या काला जादू? भैया जादू तो जादू होता है ना। अबे चुपचाप पढ़ने पे ध्यान दे ले। तो देखो यार, जो अर्थव्यवस्था का विकास है वो दो तरीकों से हुआ है। पहला जो तरीका है वो है आर्थिक विकास और दूसरा जो तरीका है वो है मौद्रिक विकास। तो सबसे पहले हम समझते हैं आर्थिक विकास को। तो देखो यार, अलग अलग अर्थशास्त्रियों का अलग अलग परिभाषा है, लेकिन प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार आर्थिक विकास श्रम शक्ति में वृद्धि की दर और जनसंख्या में वृद्धि की दर के बीच का संबंध है। तुम इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि भारत में जितने भी लोग हैं उन सब की जरूरतें पूरी हो रही है, इसका मतलब विकास हो रहा है। अब देखो यार, ये है दुनिया, यहाँ पर कोई भी तुमको ज्ञान देते हुए नजर आ जाएगा। जब प्रोफेसर रोस्टोव ने आर्थिक विकास का परिभाषा दे दिया है तो इसे पूरी दुनिया को मान लेना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो किसी और को भी ज्ञान देना है। इसी बीच दो और भाई साहब आए, प्रोफेसर मेयर और वाल्डविन। इन दोनों ने बताया कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तुम इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर किसी देश के पास अभी कम पैसा है और बहुत सालों बाद अगर ज़्यादा पैसा हो गया तो उस देश का आर्थिक विकास हुआ है। तो देखो यार, यहाँ पर एक ही तरह के दिखने वाले दो शब्द हैं, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि। तो अब हम समझ लेते हैं कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है। तो श्रीमती उर्सुला हिक्स ने कहा था कि वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के लिए किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देशों के लिए किया जाता है। तुम इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि जो देश अमीर है उसके लिए वृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है और जो देश अभी अमीर बन ही रहा है उसके लिए विकास शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सतत विकास क्या होता है। तो ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके, सतत विकास कहलाता है। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखा जाता है। तो अब देखो यार, किसी देश का आर्थिक विकास कैसे होता होगा। मान लो कि भारत में आर्थिक विकास करना है तो अपने आप तो नहीं हो जाएगा ना। अब ऐसा भी नहीं है कि मोदी जी सुबह सोकर उठे और उसके मन में आए कि चलो भारत में कहीं विकास कर देते हैं, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो आर्थिक विकास होता कैसे है? तो आर्थिक विकास आर्थिक नियोजन के द्वारा होता है। तो अभी आर्थिक नियोजन क्या है? तो राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। अगर तुम इसे आसान भाषा में समझना चाहो तो आर्थिक नियोजन का मतलब है कि एक टाइम टेबल के अनुसार देश में बहुत सारे विकास करना। अब देखो यार, अपना देश विकास कर रहा है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन टाइम टेबल पर विकास हो रहा है। तो तुम सोचो, भारत में जो विकास हो रहा है उसका टाइम टेबल कौन बनाता होगा? तो भारत में जो आर्थिक विकास का टाइम टेबल है, मतलब कि जो आर्थिक नियोजन है, उसको योजना आयोग बनाता है। अब ये योजना आयोग क्या है? तो भारत में आने वाले 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाने वाले आयोग को ही योजना आयोग कहते हैं। अगर तुम इसे आसान भाषा में समझो तो योजना आयोग ये पहले तय कर लेता है कि अगले 5 सालों में भारत में कहाँ कहाँ, कब कब और कौन से विकास करने हैं। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। योजना आयोग का जो अध्यक्ष है वो देश के पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। पदेन प्रधानमंत्री मतलब जो अभी देश के प्रधानमंत्री हैं। और तुम्हें भी पता है कि अभी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो अब हम एक तालिका के द्वारा समझ लेते हैं कि भारत में कौन सी योजना किस समय पर आई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी से लेकर 1956 ईस्वी तक रहा था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 ईस्वी से लेकर 1961 ईस्वी तक रहा था। इसी तरह सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 ईस्वी से लेकर 1990 ईस्वी तक रहा था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 ईस्वी से लेकर 2007 ईस्वी तक रहा था और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 ईस्वी से लेकर 2012 ईस्वी तक रहा था।
इसी तरह तुम इसमें 5 साल जोड़कर अगली पंचवर्षीय योजना निकाल सकते हो। तो अब हम समझते हैं कि मौद्रिक विकास कैसे हुआ। तो देखो यार, आज से कई सौ साल पहले पैसा नहीं था, तो लोग कोई भी सामान कैसे खरीदता होगा। तो उस समय सामान खरीदने का सिर्फ एक ही तरीका था, जिसका नाम वस्तु विनिमय प्रणाली है। वस्तु विनिमय प्रणाली में लोग वस्तु से वस्तु का लेन देन करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। अर्थव्यवस्था की इस अवस्था को ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली अभी भी गांव में होते हैं, जैसे कि कुछ धान या गेहूं देकर आइसक्रीम खरीदना, टूटे हुए बाल देकर सोन पापड़ी खरीदना इत्यादि। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में लोगों को अनेकों तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ता था। जैसे कि मान लो कि तुमने आइसक्रीम वाले को ज़्यादा गेहूं दिया और उसके बदले आइसक्रीम वाले ने तुम्हें सिर्फ एक आइसक्रीम ही दिया, तो ये तो नाइंसाफ़ी हुई ना। तो इसलिए मुद्रा का विकास हुआ। तो देखो यार, पहले वस्तु विनिमय प्रणाली था, उसके बाद मौद्रिक प्रणाली आया। तो मौद्रिक प्रणाली क्या होता है? तो मौद्रिक प्रणाली में लोगों ने मुद्रा से वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय करना शुरू कर दिया, उसे ही मौद्रिक प्रणाली कहा जाता है। लेकिन जब पैसा आ गया था तो उसमें भी लोगों को दिक्कत आने लगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे अपने साथ एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में दिक्कत होने लगी। क्योंकि देखो यार, अगर कोई भी इंसान ज़्यादा पैसे अपने साथ लेकर जाता था तो कोई रास्ते में उनसे सारे पैसे छीन लेते थे, और वह अगर पैसा नहीं देता था तो उस इंसान को जान से मार देते थे। इन सब समस्याओं को देखते हुए बैंकिंग प्रणाली आई। तो अब ये बैंकिंग प्रणाली क्या है? तो बैंकिंग प्रणाली में लोग बैंकों के माध्यम से चेक के द्वारा पैसे निकालते थे। इस प्रणाली को ही बैंकिंग प्रणाली कहा जाता है। इसके बाद आया कोर बैंकिंग प्रणाली। तो कोर बैंकिंग प्रणाली में एक संकेत से, मतलब कि अकाउंट नंबर से, एक व्यक्ति के खाते से किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसे भेज दिए जाते हैं। इसके बाद आया एटीएम प्रणाली। तो अब ये एटीएम प्रणाली क्या है? तो एटीएम प्रणाली में प्लास्टिक के एक छोटे से कार्ड से, जिस पर सूक्ष्म संकेत होते हैं, उसके आधार पर कहीं भी और किसी समय निर्धारित बैंक के केंद्र से पैसे निकालने की सुविधा है। अब देखो यार, लोगों को एटीएम प्रणाली में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि एटीएम प्रणाली में एक दिक्कत ये थी कि अगर तुम्हारा खाता पंजाब नेशनल बैंक में है तो तुम एटीएम से पैसे सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक के ही एटीएम से निकाल सकते हो, किसी और दूसरे बैंक के एटीएम से नहीं। इस समस्या को देखते हुए गवर्नमेंट ने डेबिट कार्ड बनाया। तो अब ये डेबिट कार्ड क्या होता है? तो डेबिट कार्ड बैंक के द्वारा दिया गया एक प्लास्टिक का कार्ड है, जिसके द्वारा बैंक में जमा किए गए पैसों को किसी एटीएम मशीन के द्वारा निकाल सकते हैं। और जो डेबिट कार्ड है उससे तुम किसी भी बैंक के एटीएम से पैसे निकाल सकते हो। उसके बाद आया क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड भी बैंक के द्वारा जारी किया गया एक प्लास्टिक का कार्ड है, जिसके द्वारा किसी भी एटीएम से पैसे भी निकाल सकते हैं और बैंक से लोन भी ले सकते हैं। और इन सब के बाद आया ऑनलाइन सिस्टम, जैसे कि पेटीएम, फोन पे, गूगल पे इत्यादि। इन सब से भी तुम किसी जगह और कभी भी पैसों का लेन देन कर सकते हो। तो अब हम समझते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। तो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अगर आसान भाषा में समझो तो कोई भी देश एक साल में जितना पैसा कमाती है वही राष्ट्रीय आय है, और जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह विकसित देश कहलाता है, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह अविकसित देश कहलाता है। तो अब हम समझते हैं कि प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। तो राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वही प्रति व्यक्ति आय कहलाता है, और इसका जो सूत्र है वो है प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। तो अब हम समझ लेते हैं मानव विकास सूचकांक को। तो यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार की गई पहली मानव विकास रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि लोगों की शैक्षिक स्तर, मतलब कि कहाँ के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी स्वास्थ्य स्थिति, मतलब कि कहाँ के लोग कितने स्वस्थ हैं, और उनकी प्रति व्यक्ति आय, मतलब कि कहाँ के लोगों के पास कितना पैसा है। मानव विकास सूचकांक के 3 सूचक हैं। पहला जीवन आशा, दूसरा शिक्षा प्राप्ति और तीसरा जीवन स्तर। इन तीनों को मिला करके ही मानव विकास रिपोर्ट तैयार होता है। तो अब हम समझते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट क्या होता है। तो राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट का तात्पर्य देश के वर्तमान जनसंख्या का शैक्षणिक, शारीरिक, मानसिक विकास का निर्धारण करना है। इस रिपोर्ट को भारतीय लोकतंत्र के लिए एक प्रमुख दस्तावेज माना गया है, जो खास करके निर्धनता को दर्शाने में अहम भूमिका निभाती है। और भारत में पहली बार योजना आयोग के द्वारा तैयार मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2022 को दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जारी किया गया था। उस रिपोर्ट के अनुसार केरल का नंबर सबसे ऊपर था, जबकि बिहार, मध्य प्रदेश, आसाम, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का नंबर सबसे नीचे था। इसीलिए इन 5 राज्यों को बीमारू राज्य घोषित किया गया था। तो अब हम समझते हैं कि आधारिक संरचना क्या होता है। तो आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं।
जैसे कि बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल इत्यादि। किसी भी देश के आर्थिक विकास में आधारिक संरचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस देश का आधारभूत ढांचा जितना अधिक विकसित होगा वह देश उतना ही अधिक विकसित होगा। तो देखो यार, हम लोग हैं बिहार से और ये बात तुम्हें भी पता है कि भारत में सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य बिहार है। तो बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या है? तो बिहार के पिछड़ेपन के बहुत से कारण हैं। पहला, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। देखो यार, बिहार में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण विकास के साधन कम होते जा रहे हैं। जनसंख्या का भरण पोषण करना मुश्किल होते जा रहा है। दूसरा, आधारिक संरचना का अभाव। देखो यार, बिहार में सड़क, बिजली एवं सिंचाई का अभाव है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। इस वजह से भी बिहार में पिछड़ेपन की स्थिति बनी हुई है। तीसरा, कृषि पर निर्भरता। देखो यार, बिहार में अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और हमारी कृषि काफी पिछड़ी हुई है। इसके चलते उपज कम होती है। चौथा, बाढ़ तथा सूखा से क्षति। देखो यार, बिहार में हर एक साल कहीं बाढ़ आता है तो कहीं सूखा पड़ जाता है, जिस वजह से लाखों करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हो जाती है। बिहार में खासकर उत्तरी बिहार में नेपाल से आए हुए जल से बाढ़ आती है। पांचवा, औद्योगिक पिछड़ापन। देखो यार, किसी भी देश या राज्य के लिए उद्योगों का विकास जरूरी होता है, लेकिन बिहार में औद्योगिक विकास कुछ दिखता ही नहीं है। यहाँ के सभी खनिज क्षेत्र और बड़े उद्योग सभी झारखंड में चले गए हैं। छठा, गरीबी। देखो यार, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ गरीबी का भार काफी अधिक है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम है। इसके चलते भी बिहार पिछड़ा है। सातवां, खराब विधि व्यवस्था। देखो यार, किसी भी देश या राज्य के लिए शांति तथा सुव्यवस्था जरूरी होता है, लेकिन बिहार में वर्षों से कानून व्यवस्था कमजोर स्थिति में है, जिसके चलते कोई भी इंसान शांतिपूर्वक उद्योग नहीं कर पा रहा है। इस तरह खराब विधि व्यवस्था भी बिहार के पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण बन गया है। और आठवां, कुशल प्रशासन का अभाव। देखो यार, बिहार की प्रशासनिक स्थिति ऐसी हो गई है जिसमें पारदर्शिता का अभाव है। तुम कुछ भी काम कराने जाओ उससे पहले तुमसे घूस मांगा जाएगा। इसके कारण आए दिन भ्रष्टाचार के अनेकों उदाहरण सामने आते रहते हैं। अब देखो यार, ये तो थे बिहार के पिछड़ेपन का कारण, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिहार को पिछड़ेपन से दूर करने का कोई उपाय नहीं है। बिहार को पिछड़ेपन से दूर करने के भी उपाय है। पहला, कृषि का तेजी से विकास। देखो यार, बिहार कृषि प्रधान राज्य है और अभी भी 68% आबादी कृषि पर निर्भर है, तो कृषि के लिए आधुनिकीकरण अति आवश्यक है। दूसरा, जनसंख्या पर नियंत्रण। देखो यार, बिहार में बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाना पड़ेगा और सरकार की तरफ से जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करना पड़ेगा। तीसरा, बाढ़ एवं सुखाड़ पर नियंत्रण। देखो यार, कोसी जैसे प्रलयकारी नदी का मुहाना मोड़कर सुखाड़ वाले क्षेत्रों में कर देना चाहिए, जिससे बाढ़ एवं सुखाड़ दोनों में सहायता मिलेगी। चौथा, आधारिक संरचना का विकास। देखो यार, बिहार में बिजली की काफी कमी है, इसलिए बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाए और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में भी सुधार लाया जाए। पांचवा, उद्योग का विकास। देखो यार, बिहार में एक भी उद्योग नहीं है। कुछ चीनी मिल थे, वो भी बंद हो गए हैं, तो बिहार में उद्योग को फिर से चालू किया जाए। छठा, गरीबी दूर करना। देखो यार, बिहार में गरीबी का सबसे अधिक प्रभाव है। सभी गरीबों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए या बिजनेस करने के लिए बढ़ावा दिया जाए। सातवां, शांति व्यवस्था की स्थापना। देखो यार, बिहार में शांति का माहौल कायम करना होगा, जिससे व्यापारियों को कोई भी दिक्कत ना हो, और ऐसा करने से आर्थिक विकास की गति को भी तेज किया जा सकता है। आठवां, स्वच्छ एवं ईमानदार प्रशासन। देखो यार, बिहार के आर्थिक विकास के लिए स्वच्छ, कुशल तथा ईमानदार प्रशासन जरूरी है। और नौवां, केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण। देखो यार, बिहार को विकास करने के लिए फंड की भी जरूरत है, तो केंद्र सरकार को भी बिहार के बारे में सोचना चाहिए। तो अब हम समझते हैं कि देश के आर्थिक विकास में बिहार के विकास की भूमिका क्या है। तो देखो यार, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के दृष्टिकोण से बिहार भारत का एक बड़ा राज्य है। इसीलिए यदि भारत का विकास करना है तो बिहार का भी विकास आवश्यक है। बिहार में बहुत ज्यादा गरीबी है और एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था कि गरीबी एक कैंसर रोग की तरह होता है। जिस तरह शरीर के एक छोटे से भाग में हुआ कैंसर पूरे शरीर को ग्रसित कर देता है, ठीक उसी तरह अगर बिहार गरीब रहा तो इसका असर पूरे भारत पर भी देखने को मिलेगा। तो ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और हाँ, वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।